नमस्कार दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में आज हम पढ़ रहे हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का आज पढ़ेंगे हम। क्या हो गया? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का जिक्र हम कर रहे हैं। व्याख्यान विधि में देखें तो इस विधि के अन्य नाम की बात करें तो इस विधि को बोलते हैं, इस विधि को दूसरा नाम दे सकते हैं आप टेप रिकॉर्डर विधि का जिक्र हम करेंगे। एक बार देख लेते हैं टेप रिकॉर्डर विधि। ठीक है, इसी विधि को ही बोलते हैं बिना चौक, यहाँ लिख रहा हूँ बिना चाक, बिना चाक एवं टॉक विधि। ये तो इसकी अन्य महत्वपूर्ण नामों की बात हुई। इस विधि को बोलते हैं बिना चाक व टॉक विधि। ठीक है, अब इस विधि को क्या, जैसे तो आप जानेंगे क्योंकि आप ये व्याख्याता टीचर्स के लिए बहुत जरूरी विधि है। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है कि जिसमें कोई भी शिक्षक हो वो क्या करते हैं, एक निश्चित टॉपिक हो या विषय वस्तु हो, उससे संबंधित सब प्रकार की सूचनाएं बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, और पूरे डिटेल से करता है। इसमें बालक क्या रहते हैं, इसमें बालक सुनते रहते हैं, जैसे कोई कथा चल रही है, जैसे इसीलिए से वो टेप रिकॉर्डर, जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है तो बालक सिर्फ सुनने का काम करते हैं। तो ये सबसे प्राचीन विधि है। ये अगर बात करें तो परंपरागत विधियों की बात करें तो ये सबसे प्राचीन विधि है। तो इस विधि को सबसे परंपरागत विधि, परंपरागत या प्राचीन विधि कहा गया है। ये सबसे परंपरागत या प्राचीन विधि है। इस मेथड से पहले पढ़ाया जाता था, जैसे गुरुकुल में गुरुजी बोलते थे, बच्चे सुनते थे। उसके बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ शिक्षा में। आज बालक प्रश्न पूछ सकते हैं, पहले जब तक गुरुजी पूरा लेसन टॉपिक समाप्त नहीं कर देते थे तब तक बच्चे कोई प्रश्न नहीं पूछते थे। इसमें क्या होता है, ये परंपरागत विधि है, ये सबसे प्राचीन विधि है। इसमें छात्र क्या रहते हैं, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, छात्र निष्क्रिय, और अध्यापक इसमें क्रियाशील रहता है। अध्यापक क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। तो अगर बात करें तो ये अध्यापक केंद्रित विधि है। ये अगर बात करें तो ये क्या है, अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में ये विधि ज़्यादा उपयोग में नहीं ली जाती, क्योंकि वर्तमान में आज शिक्षा बाल केंद्रित है। ठीक है ना। अगर देखें तो वर्तमान में भी इस विधि का प्रयोग अगर देखें तो बड़े स्तर पर, छोटे बालकों में तो नहीं, परंतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि का बालक से खुद करवाया जाता है और इसे इसका रूप परिवर्तन कर दिया है। कैसे, तो पहले आप समझ लो कि व्याख्यान विधि का क्या अर्थ है। व्याख्यान विधि का अर्थ है कि शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु, शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, किसी विषय वस्तु के ऊपर उससे संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाएं बालकों के सामने संप्रेषित करता है। सूचनाएं, समस्त प्रकार की सूचनाएं प्रस्तुत करता है, वही आपकी क्या है, व्याख्यान विधि है या व्याख्या विधि है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें कि वर्तमान समय में परंपरागत विधि जो है, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में ये विधि जो है ये शिक्षक केंद्रित कैसे है, तो देखते हैं कैसे है। वर्तमान में इस विधि का क्यों प्रयोग किया जा रहा है, तो देखते हैं कि वर्तमान में ये विधि शिक्षक केंद्रित होने के बाद भी इस विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पहले बताया इसमें छात्र निष्क्रिय है, अध्यापक क्रियाशील है, तो ये शिक्षक केंद्रित है, फिर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में देख लो आप कि जैसे आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना है, तो आपको अध्यापक को पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसमें बच्चा कोई भी
प्रश्न नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? कि वो विवेकानंद जी का भाषण बता रहे हैं तो भाषण को सुनना ही पड़ता है। विवेकानंद जी के बारे में आपको जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में बताना है तो आप शांति से सुनना पड़ेगा, तो व्याख्यान भी दिया है। और बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताना है तो ये सारी क्या है, इन सभी के भाषण जो हैं, इन भाषणों के बारे में जो बात की जाती है तो व्याख्यान विधि का विश्लेषण किया जाता है कि इन्होंने जो बात कही है वो सही कही है या गलत कही है, ये इनका सार क्या था, ये था वो था। ये सब बातें इस विधि के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो देखें अगर माने कि इस विधि का भारत के संदर्भ में कितना प्रयोग है, तो देखो भारत के संदर्भ में इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? कि यह भारतीय परिस्थिति के अनुकूल है, ये भारतीय परिस्थिति के अनुकूल है। ये विधि भारतीयों के ज्यादा सबसे ज्यादा अनुकूल मानी जाती है, भारतीय परिस्थिति के क्या है, अनुकूल है। ये कैसे है, क्या कह दिया, क्यों कह दिया? क्योंकि इस विधि का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें साधनों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, साधनों की कम आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसमें तो अध्यापक आता है, किताब उठाता है और पढ़ाना शुरू कर देता है, उसे आवश्यकता बहुत ही कम। किताब भी नहीं है तो भी अध्यापक उस पर भाषण देके चला जाता है, तो इसमें संसाधन या साधनों की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भारतीय परिवेश के अनुकूल है ये विधि। ठीक है, तो जैसे स्कूल में आजकल हमारा भारत का क्षेत्रफल देखें तो अगर भारत के संदर्भ में राजस्थान का देख लो तो आजकल स्कूलों में बोर्ड नहीं है, स्कूलों में बोर्ड नहीं है, डस्टर नहीं है, पेन नहीं है, बच्चों के पास शिक्षण सामग्री नहीं है, तो उस जगह ये सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो ये विधि बाल केंद्रित न होते हुए शिक्षक केंद्रित है और इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग भारत में किया जाता है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं उसके अनुकूल ये विधि मानी जाती है। ठीक है, और अगर उदाहरण के रूप में और देखें, जैसे एक विद्यालय है, ठीक है, आप भी इस मेथड से पढ़े हुए मुझे पता है, एक विद्यालय है और उस विद्यालय में क्या हुआ, एक दिन अधिकांश जैसे 10 का स्टाफ था उसमें से लगभग 6 स्टाफ आए ही नहीं, अनुपस्थित रह गया, तो क्या वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है? आप बता दो। किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, 2-3 कक्षाओं को सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है। और सामूहिक रूप से कैसे पढ़ाया जाता है? व्याख्यान विधि से सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा और फिर इस सामूहिक विधि से, कौन सी विधि से? व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है। तो बताओ ये विधि कारगर हुई कि नहीं हुई? तो ये व्याख्यान विधि ही काम में आती है। ठीक है ना। अब व्याख्यान विधि के गुणों की बात करें कि व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं, व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं। तो देखो ये विधि मैंने आपको बताया था, ये माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है कि प्रमुख विधि है। ये माध्यमिक स्तर की प्रमुख विधि है जिसमें अध्यापक, और ये सबसे सरल विधि है। अगर बात करें सरल विधि है, इसमें संसाधनों की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये सबसे सरल विधि है। और इसमें जो इससे अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। पाठ्यक्रम भी समय पर क्या होता है, पूर्ण हो जाएगा। किस विधि से? इस विधि से, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाना है और एक्टिविटीज तो करवानी नहीं। और क्या क्या है इसमें, तो इस विधि के द्वारा जो अध्यापक आ रहा है तो उसे विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक, वह ऐतिहासिक अगर होगा तो वो ज्ञानात्मक तो अपने आप ही हो जाएगा। ज्ञानात्मक, भावात्मक विषयों को प्रभावी रूप से कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है, कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। क्या कह रहा है ये देखो, अगर कोई भी अध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो वो वहां की भौगोलिक स्थिति को वैसे ही बता सकता है कि राजस्थान के इस साइड में इतने जिले हैं, इस साइड में इतने जिले हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि वो वैसे करवाए। ऐतिहासिक कहानियों के रूप में अगर बालक को सुनाएगा तो व्याख्यान तो करना पड़ेगा, ऐतिहासिक बातें कहानियों, और ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से बालक को क्या दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। तो ज्ञानात्मक हुई कि नहीं हुई। भावात्मक विषयों से जुड़ी हुई भावनाओं के साथ बालक को जोड़ दिया जाए, तथ्यात्मक रूप से भी हो जाएगी कि तथ्यों को स्पष्ट करवाया जाता है, तो विश्लेषण किया जाता है, तथ्यात्मक भी हो सकती है। तो इस विधि से बालकों को पढ़ाया जाता है। अब अगर बात करें
आगे नेक्स्ट 4 नंबर की बात करें कि और इसके क्या गुण है, तो इस विधि में कम समय में, इस विधि से क्या होता है, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाता है, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, कम समय में अधिक ज्ञान। एक तो बालक से एक्टिविटी कराएंगे तो समय ज़्यादा लगता है, एक आप आए कक्षा में आए, व्याख्यान किया, विश्लेषण किया, बालकों को समझा, आपका टॉपिक पूरा हुआ, इससे क्या हुआ, कम समय लगा, ठीक है ना। तो समय कम लग रहा है तो यानी समय का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो यानी समय अभाव, और पैसे तो लग ही नहीं रहे, बोलना ही है, तो धनाभाव में यह विधि सबसे उपयुक्त विधि है कि आपके पास बजट कम है, समय कम है, तो आप इस विधि से बालकों को सिलेबस पूरा करवा सकते हैं, व्याख्यान विधि से। अब इस विधि से क्या होता है, बालकों में कौन कौन सी शक्तियां, इसमें बालकों में, बालक सुनता है तो बालक में श्रव्य शक्ति, सुनने की शक्ति जो होती है, और धैर्य, क्योंकि कोई चीज सुननी है तो धैर्य हो जाएगा, एकाग्रता यानी अवधान करने की शक्ति, एकाग्रता के गुण विकसित होते हैं, के गुण विकसित होते हैं। अगर बालक व्याख्यान विधि से पढ़ रहा है तो उससे श्रव्य शक्ति, कानों की शक्ति बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक बोल रहा है वो सिर्फ सुन रहा है और कार्य नहीं कर रहा। तो धैर्य, उसमें पैशन आएगा कि वो आराम से बातों को सुने और उसे अपने जीवन में उतारे, एकाग्रता, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इस विधि के क्या है, गुण हैं। अब अगर बात करें व्याख्यान विधि के अवगुणों की, कि व्याख्यान विधि में क्या क्या अवगुण हैं, व्याख्यान विधि में क्या क्या अवगुण हैं, तो ये विधि देखो, ये विधि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अवगुण ये है कि ये छोटी कक्षाओं में काम की नहीं है, तो ये निम्न कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बड़ी कक्षाओं में आप व्याख्यान से पढ़ा सकते हो, छोटे बालक रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है ना, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अगर फिर बात करें पेपर में लगभग जो प्रश्न आता है वो ये आता है, ये कौन सी विधि है, तो ध्यान रखना ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक, ये कौन सी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय रहता ही नहीं, बालक सक्रिय है क्या, इसमें निष्क्रिय है, बालक निष्क्रिय रहता है, बालक कोई कार्य नहीं कर रहा, इसलिए ये विधि क्या मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, ठीक है। और वो सिर्फ क्या कर रहा है, चुपचाप बैठा सुन रहा है, तो बालक निष्क्रिय है, इसलिए ये विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। अब इस विधि से जो ज्ञान दिया जाता है, इस विधि से जो ज्ञान दिया जाता है वो स्थायी होगा या अस्थायी होगा, तो वो कौन सा होगा, अस्थायी होगा। कि व्याख्यान विधि से दिया गया ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है, कुछ समय के बाद बालक भूल जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले बताया था कि ये शिक्षक जो होता है वो केंद्र बिंदु है, शिक्षक जो पढ़ाएगा वो ही पढ़ाएगा, तो इसमें शिक्षक की जो केंद्रीय भूमिका है उस कारण से ये कौन सा पक्ष हो गया है, सिर्फ एक ही पक्ष है, उसमें बच्चों की क्रिया नहीं हो रही, तो ये विधि क्या है, एक पक्षीय विधि है, सिर्फ अध्यापक पर कार्य कर रही है, ठीक है। अब अध्यापक पढ़ाए रहा है तो कक्षा में क्या आएगी, निरस्ता आ जाएगी, और आपको तो ध्यान ही है, हमने इस विधि से पढ़ा है, निरस्ता कैसे आती है, जो नींद आने लग जाती है, बालक झपकियां लेने लग जाता है, क्यों, बालक एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ वो कथा सुन रहा है व्याख्यान विधि में, उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो एक्टिविटीज ही नहीं कर रहा, इसलिए ये विधि कौन सी है, ये निरस विधि है। तो कक्षा में क्या आ जाती है, निरस्ता उत्पन्न हो जाती है और बालक का ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है। और 5 नंबर की बात करें, अगर अध्यापक इस विधि से पढ़ा रहा है तो बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, बच्चों का मानसिक विकास होगा क्या, इस विधि से नहीं होगा, बच्चों का मानसिक विकास या मानसिक शक्तियां विकास ही नहीं कर पाती, बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता इस विधि से। अगर बालकों को इस विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चों में क्या नहीं होता, मानसिक विकास भी नहीं होता। अब और क्या गुण है, तो देखो इस विधि में अगर आपको इस विधि से पढ़ाना है तो आपको क्या चाहिए, योग्य, अनुभवी, योग्य, अनुभवी और रेपुटेड यानी गुड पर्सनैलिटी, प्रभावी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, व्यक्तित्व
का शिक्षक ही इसका प्रयोग कर सकता है, व्यक्तित्व का शिक्षक ही इसका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जिस विधि को, व्याख्यान विधि को कोई पढ़ाएगा तो वो योग्य होगा, अनुभव एक्सपीरियंस होगा उसे, और उसका व्यक्तित्व क्या होगा, प्रभावी होगा। आज आप देख रहे हो कि हर सब्जेक्ट के लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा +2, मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं जिनके पास MA नहीं है और वो कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। तो बताओ उन्हें किस चीज़ का ज्ञान है? क्या उन्हें वो प्रभावी शिक्षण करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है? एक अकेला एक्सपीरियंस क्या करेगा जब उसके पास योग्यता नहीं है? वो सिर्फ ऊपर का पढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब अगर इस विधि से अगर प्रयोग करवाएं, कोई भी शिक्षक है जो व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा है, तो उस शिक्षक में क्या होना जरूरी है? उसमें आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो शिक्षक में क्या गुण हो? आत्मविश्वास होगा कि मैं ये कंसेप्ट करवा सकता हूँ, बढ़िया तरीके से करवा सकता हूँ। तो आत्मविश्वास युक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है इस विधि में। सामान्य शिक्षक नहीं करवा सकता, ठीक है, कोई भी शिक्षक नहीं करवा सकता। और इस विधि का प्रयोग अगर करें, सामान्य शिक्षक तो बिल्कुल नहीं करवा सकता। तो इसमें सामान्य जो शिक्षक है वो कार्य नहीं कर सकता। सामान्य शिक्षक प्रभावी नहीं होगा, कार्य तो कर देगा, कार्य कंप्लीट करवा देगा, पर सामान्य शिक्षक प्रभावी नहीं है, प्रभाव नहीं डाल सकता बच्चों पर। जो एक चीज बताएगा उससे ज्यादा नहीं करवा सकता। अब अगर व्याख्यान विधि से कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, व्याख्यान विधि से कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसे सारा कंसेप्ट याद रहे। और कितना रट्टा लगाएगा, बालक कितनी चीजें याद रखेंगे और वो कुछ चीजों को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, यानी विस्मरण हो जाएगा। इससे क्या होती है, पाठ्य वस्तु छूट जाती है। तो इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक से पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु छूट जाती है, छूट जाती है, ठीक है। और वह भूल भी भूलना या विस्मरण जिसे बोलते हो ना आप, विस्मरण, इससे वो सारी पाठ्य वस्तु को याद नहीं रख सकता और कुछ पाठ्य वस्तुओं को वह भूल भी जाता है, ठीक है। अब इसका क्या करें? तो देखिए, इस विधि का जो मैं अब करवा रहा हूँ, ये CTET का एग्जाम था, उसमें प्रश्न पूछा था। यहाँ से प्रश्न पूछने की उम्मीद रहती है इसकी कि इस विधि की जो कमियां हैं, विधि की कमियां, यहाँ से CTET में प्रश्न आया था, अगर किसी ने एग्जाम दिया तो देख लेना कि इसकी जो कमी है उसका निवारण कैसे किया जाए। तो तरीका पूछा है कि इसका निवारण कैसे हो, समस्या का समाधान कैसे हो। तो वो कह रहा है कि जब कोई भी विधि, अगर शिक्षक इस विधि से पढ़ा रहा है तो शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा निवारण बताए गए कि व्याख्यान विधि को कैसे सुधारा जा सकता है। शिक्षक को जितना हो सके श्यामपट्ट का यूज करना है, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड का श्यामपट्ट का क्या करे, वो प्रयोग करे। तो वो इसके निवारण पहला उपाय बताया गया, ठीक है। फिर और क्या कर रहा है कि अगर व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो तो समय समय पर, बीच में रुक कर समय समय पर बालक से क्या करें, कक्षा में प्रश्नोत्तर करने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए बालकों से, प्रश्नोत्तर करने चाहिए। ये ऑप्शन थे पेपर में। नंबर 3 की बात करें तो पढ़ाते समय एक लेक्चर स्टैंड पर ही नहीं करना है, कक्षा का राउंड भी करना है, कक्षा में घूमना है। तो व्याख्यान विधि में कक्षा का भ्रमण करते रहें ताकि बालक सोए नहीं और बालक एक्टिव रहे। कक्षा का क्या करते रहे, भ्रमण करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर अगर 4 नंबर की बात करें तो इस विधि के समय शिक्षक को, जो शिक्षक होता है, शिक्षक को बालकों को क्रियाशील बनाने के लिए क्या करें, बालकों से क्या करवाएं, व्याख्या करवाएं। व्याख्या का आधार कि बच्चों मैंने ये टॉपिक इतना करवा दिया, इसका क्या आधार हुआ, इसका क्या मूल निकला, आधार। या बालकों से प्रदर्शन को बनाना चाहिए। ये 4 निवारण है कि इस विधि को कमियां हैं, जो क्या कमियां हैं कि इसमें बालक निरस रहता है, उसके लिए क्या करें, अध्यापक को सबसे ज़्यादा शिक्षक को श्यामपट्ट का यूज करना चाहिए, समय समय पर प्रश्न पूछने चाहिए, कक्षा का भ्रमण यानी राउंडिंग करते रहना चाहिए। और इस विधि से बालकों में क्रियाशीलता लानी है तो उसका आधार तय करने के लिए आपको
व्याख्या बालक से पूछें कि जो टॉपिक मैंने करवाया है उसका क्या आधार है, उसका क्या है, और उससे बालक से उस चीज़ के बारे में क्या करवाना चाहिए, प्रदर्शन करवाना चाहिए। तो ये आपकी व्याख्यान विधि थी, सबसे सरल है। कल हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जिसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि, कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।